नमस्कार, मैं हूं तरुण। बिहार लैंड सर्वे, बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है, यहाँ जानिए उससे जुड़े तमाम सवालों के आसान जवाब। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह के सवाल हैं। लोगों के तमाम सवालों को जवाब को जानना चाहे लोगों ने तमाम सवालों के जवाब को जानना चाहा है। इसी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी बिहार भूमि सर्वे की शुरुआत की गई है। लोगों का मानना है कि बिहार में सबसे अधिक हिंसा और हत्या जमीन से जुड़े विवादों में होता है। सरकार ने अगले 1 साल में राज्य में जमीन सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यानी सरकार ने जमीन सर्वे पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा है। यानी नवंबर 2025 तक जमीन का सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसमें जमीन के कागजात की छानबीन कर उसका मालिकाना हक तय किया जाएगा। जिसमें जमीन की कागजात को छानबीन कर उसका मालिकाना हक तय किया जाएगा, जिससे उस पर कोई विवाद ना हो। बिहार में वर्तमान में कई जिलों में आज़ादी से पहले का ही जमीन सर्वे रिकॉर्ड उपलब्ध है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जिसमें सर्वे का जो रिकॉर्ड है वो आज़ादी से पहले का ही उपलब्ध है। यही कारण है कि कई जगहों पर इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। यही कारण है कि प्रशासनिक स्तर पर हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है जो आज़ादी के पहले का सर्वे है। कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब हम जाएंगे किसी भी लैंड का, जब वहाँ पे क्या कहते हो दस्तावेज उतारने के लिए, तो वहाँ पे बोला जाता है कि दस्तावेज फट चुका है या क्या हो गए, दीमक लग गए। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। किसी का दस्तावेज मिलते हैं, किसी का नहीं मिलते हैं। जिसका सही रहता है उसका मिल जाता है, जिसका नहीं सही रहता है उसका नहीं मिलता है। इसके बाद बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की शंका है। हमारे देश की मीडिया ने भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी और पटना हाईकोर्ट के वकील से बात कर लोगों के बीच इस सर्वे को लेकर भी सवाल है उसे दूर करने का प्रयास किया। यानी पटना के जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के वकील से और भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी से भी हमारे देश की मीडिया ने बात करके लोगों के सवालों को दूर करने का प्रयास किया है। तो भूमि सर्वेक्षण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह लोगों के लिए क्यों है जरूरी, यानी कहने का मतलब भूमि सर्वेक्षण क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, ये लोगों के लिए क्यों है जरूरी, यानी भूमि सर्वेक्षण कराना लोगों के लिए जरूरी क्यों है। तो भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि वर्तमान में कई जगहों पर काफी पुराने खतियान के आधार पर काम चलाया जा रहा है। काफी पुराने खतियान के आधार पर काम चलाया जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य पुराने खतियान को अपडेट करना है। भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि पुराने खतियान को अपडेट करना है, जिसमें जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े बदलाव शामिल होंगे। जिसमें जमीन से जुड़े खरीद बिक्री के बदलाव भी क्या होंगे, शामिल हो गए। नए जनरेशन में लोगों के बीच जमीन का बंटवारा होता है। नए जनरेशन में लोगों के बीच जमीन का क्या होता है जी, बंटवारा होता है। इसी कारण से परेशानी होती है। इन सब कारणों से बिहार में भूमि विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। इन्हीं सब कारणों से बिहार में क्या हो गया है, भूमि विवाद बहुत अधिक बढ़ गया है। समस्या के समाधान के लिए सर्वे अथॉरिटी की तरफ से टीम ग्राउंड जीरो पर जाएगी। समस्या के समाधान के लिए सर्वे अथॉरिटी की तरफ से टीम ग्राउंड यहाँ पर जीरो पर जाएगी और एक एक प्लॉट का सर्वे करेगी। यहाँ पे ये जो टीम बनाई गई है सर्वे के लिए, ये अथॉरिटी जो है टीम ग्राउंड जीरो पे जाके, यानी गाँव जाके, मोहल्ला जाके, हर एक प्लॉट पे, यानी जहाँ जमीन है वहाँ पे जा के एक एक प्लॉट का सर्वे करेगी। इसके लिए आम सभा भी की जाएगी। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि ये लोग आम सभा करेंगे। एक एक डिटेल को तैयार किया जाएगा। डीएम ने कहा कि निसंदेह प्रोसेस कठिन है लेकिन इसका परिणाम बेहद अच्छा होगा। ये डीएम साहब ने कहा कि निसंदेह प्रोसेस क्या है कि बहुत कठिन है लेकिन इसका परिणाम जो होगा बहुत अच्छा होगा। पटना हाईकोर्ट के वकील अमरेंद्र नाथ वर्मा से भी इस मुद्दे पर बात कर उन बातों को जानना चाहा जो सवाल लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के वकील जो अमरेंद्र नाथ वर्मा से भी उन मुद्दे पर बात हुई जो लोगों के बीच बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुलकर तमाम बातों को बताया। साथ ही उन्होंने इस सर्वे का आम लोगों को हित में बताया तथा उन्होंने कई सवालों के जवाब तमाम खुल के दिया और इस सर्वे को आम लोगों के बीच आम लोगों के हित में ही बताया। हालांकि उन्होंने 1 साल में इस सर्वे को पूरा करने के सरकार के दावों को नकारते हुए कहा कि अगर बहुत ही अनुशासित यानी बहुत ही तेजी से और बहुत ही सुरक्षित किया
होकर किया जाए तो इस सर्वे को किया गया तो यह अगले 2 से 3 साल में पूरा हो जाएंगे। इनका कहना है कि ये सर्वे जो होगा यानी ये पूरे 2 से 3 साल लग जाएंगे इसको करने में, और सरकार की दावा है कि अगले नवंबर तक हम इस सर्वे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सर्वे क्या है और क्यों जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि सर्वे है क्या आखिर और ये क्यों है जरूरी। तो अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि सबसे पहले अगर हम यह समझना चाहते हैं कि यह सर्वे क्या है तो हम कहेंगे कि आज़ादी से पहले ही एक सर्वे हुआ था, बाद में 1960 के दशक में, यानी सर्वे जो हुआ था आज़ादी से पहले हुआ था, उसके बाद 1960 के दशक जब चल रहा था तो उसमें एक रिवाइज सर्वे किया गया था। उसमें एक रिवाइज सर्वे, उसी सर्वे को क्या किया गया था, आगे रिवाइज कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था। यह सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिवाइज सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। ये सर्वे जो अभी सर्वे हो रहा है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हम जो रिवाइज सर्वे 1960 के दशक में किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए ये सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत जिलों में उसके सही रिकॉर्ड नहीं है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे उसके सही रिकॉर्ड है। अभी वर्तमान में जमीन की क्या हालत है इसे लेकर कई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। अभी भी वर्तमान में जमीन की क्या हालत है इसके लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सरकार का रिकॉर्ड ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से चल रही है। सरकार का रिकॉर्ड जो है ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम से चल रही है। ग्रेट ग्रैंडफादर का कहने का मतलब कि हमारे दादा नहीं, उनके दादा के नाम से ये जमीन का रिकॉर्ड चला आ रहा है, यानी हमारे दादा के नाम से सर्वे का जो भी है रिकॉर्ड, जमीन का रिकॉर्ड चला आ रहा है। ठीक है, सरकार का रिकॉर्ड ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से चल रही है। ये इसीलिए इस सरकार का रिकॉर्ड जो है ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से चल रही है। इस कारण से खरीद और बिक्री भी बेहद परेशानी होती है। इस कारण से खरीद और बिक्री करने में भी हमें बेहद परेशानी होती है। इस मामले में सरकार नीयत बिल्कुल सही है। इस मामले में सरकार की नीयत जो है बिल्कुल सही है। लैंड का रिकॉर्ड अप टू डेट होनी चाहिए। लैंड का रिकॉर्ड जो होता है अप टू डेट होनी चाहिए। अभी जो लोग हैं उनके नाम का उसका रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। अभी जो लोग हैं, मान लीजिए कि हमारे दादा के दादा अभी तो है नहीं, हमारे दादा भी नहीं है, तो मान लीजिए कि अभी तो हमारे फादर है, तो फादर के नाम का रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। तो सरकार यही करे कि अभी में वर्तमान में जो है उसके नाम का हम क्या करेंगे, अलग से एक खाता खोलेंगे। खाता कहने का मतलब कि एक गांव में एक ही खाता होता है। खाता कहने का मतलब जैसे बैंक अकाउंट समझिए। बैंक अकाउंट में हम क्या किए कि एक खाता खोल दिए, एक बैंक अकाउंट खोल दिए। उसमें हम क्या करेंगे कि पैसा जितना मन करे, जितने राउंड फिगर में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ये खाता होता है, ये लैंड का खाता होता है। उसी तरह लैंड का खाता एक गांव में एक व्यक्ति का एक ही खाता बनता है। तो उस खाता में उस खाता के नंबर में अलग अलग प्लॉट नंबर डाल देता है। यानी उस कहने का मतलब जैसे अभी बताया ना कि 100 रुपया, 50 रुपया पैसा जो रुपया जो भी हम डालते हैं तो वो भी हो 100 रुपया, 50 रुपया हमारा हो गया क्या, तो लैंड यानी प्लॉट नंबर। तो प्लॉट नंबर जैसे खाता नंबर 1 में प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 5, ये सारे क्या है, ये सारे रुपए हैं। और खाता हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और ये सारे 1, 2, 3, 4 जो भी प्लॉट नंबर है ये हमारे रुपए हो गए। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि हम सारे खाते को बंद करके एक नया फिर से हम खाता खोलेंगे ताकि सारे लोग इसमें अपडेट रहेंगे। ठीक है, खाता खोलेंगे ताकि इसमें हम क्या करेंगे, सारे लोग अपडेट रहेंगे। इसके बाद खतियान क्या होता है, अभी हम बात किए खतियान के ऊपर यानी खाता के ऊपर। खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज होता है। जमीन से जुड़ा क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। जैसे बैंक से जुड़ा हम लोग का खाता होता है, सेम प्रोसेस वही है कि बैंक से जुड़ा जैसा हम लोग का खाता है वैसे ही जमीन से जुड़ा हम लोग का खतियान है, वो भी एक तरह का खाता ही है। ठीक है, इसे सर्वे में बनाए जाने वाले अधिकार अभिलेख को भी कहा जाता है। इसे सर्वे में बनाए जाने वाले अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। खतियान में हर जमीन के बारे में जानकारी होती है। खतियान में हमें हर जमीन के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, रकबा कितना है, प्लॉट नंबर क्या है, मौजा का नाम क्या है, प्रांगण तैजी नंबर, जिला, सरकार का नाम और उसका पूरा पता। ये सारे चीज उस खतियान में होता है। जैसे मान लीजिए जैसे बैंक अकाउंट जैसे हम खुलवाते हैं तो उसमें सारी डिटेल्स रहते हैं ना कि हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, हमारा घर क्या है, हमारे हम कहाँ के रहने वाले, ये सारी चीज रहती है ना। वैसे ही इस खाता में भी वही चीज है कि वो खाता खोलने वाले का नाम है, उसके पिता का नाम है, उसमें रकबा कितना है, प्लॉट नंबर कौन सा है, मौजा का नाम क्या है। मौजा मतलब हो गया कि कहाँ का वो जमीन है। ठीक है,
प्रांगण क्या है, तौजी नंबर क्या है, जिला कहाँ है, सरकार का नाम क्या है और उसका पूरा पता। साथ ही खतियान में हर किसान के प्लॉट का क्षेत्रफल एकड़ डेसिमल में होता है। साथ ही खतियान में हर किसान के प्लॉट का क्षेत्रफल एकड़ डेसिमल में और हेक्टेयर में भी लिखा होता है। एकड़ डेसिमल में, अगर कम है तो एकड़ में डेसिमल में लिखा होगा, अगर ज़्यादा है तो हेक्टेयर में भी लिखा रहता है, लेकिन डेसिमल में अधिकतर लिखा रहता है, डेसिमल में भी लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि गैर मजरूआ जमीन जो जमीन है, यानी कहने का मतलब, इसके बाद अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि गैर मजरूआ जमीन जो वो जमीन है जिसका खतियान के आधार पर कोई भी निजी स्वामित्व नहीं है। यानी गैर मजरूआ वो जमीन होता है जिसके खतियान के आधार पर कोई किसी का अधिकार नहीं होता है, ये किसी खतियान में ही नहीं होता है। ठीक है, ये जब डिटेल्स हम खोजेंगे तो गैर मजरूआ का क्या मिलेगा, मालिकाना हक। वहाँ पे किसी के नाम शो नहीं करेगा, वहाँ पे क्या कर देगा, मालिकाना हक शो करेगा। तो मालिकाना हक शो करने का मतलब हुआ कि ये सरकार की जमीन है। तो यही कह रहे हैं कि गैर मजरूआ जमीन वो जमीन है जिसका खतियान के आधार पर कोई भी निजी स्वामित्व नहीं है। अंग्रेजों के समय में ऐसा जमीनों के लिए एक मध्यस्थ बनाकर रखा गया था। इसके अंतर्गत भी दो भाग हैं, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। अगर गैर मजरूआ जमीन किसी एक परिवार के पास लंबे समय तक रह गया है तो उसका नेचर बदल गया है और वो अब गैर मजरूआ खास हो गया है। जैसे गैर मजरूआ आम, जिसका क्या होगा कि गैर मजरूआ आम जमीन वो हो गया जो गैर मजरूआ जमीन हो गया जो सरकार का हक है जिस पे, लेकिन किसी के घर के आगे वो जमीन है या किसी के खेत के आगे वो जमीन है और उसके आस पड़ोस में किसी का नहीं है, जैसे उसके आगे आस पड़ोस में किसी का नहीं है, तब जिसके खेत के आगे जो गैर मजरूआ जमीन है वो काफी समय तक रहने के लिए अगर सरकार नहीं खोज रही है तो काफी समय तक रहने के पास से वो परिवर्तन हो जाता है, गैर मजरूआ खास में परिवर्तन हो जाता है। तो गैर मजरूआ खास में खास बन गई है। अगर किसी के घर के सामने कोई जमीन गैर मजरूआ है तो उस पर लंबे समय से अगर कब्जा रहा है तो वो गैर मजरूआ खास बन गया है। अगर किसी के घर के आगे अगर गैर मजरूआ जमीन है, उस पर लंबे समय तक उस व्यक्ति का कब्जा रहा है तो गैर मजरूआ खास जमीन बन गया है। ठीक है, ऐसे में नए सर्वे में गैर मजरूआ मालिक के तौर पर व्यक्ति का नाम जाएगा। यानी कहने का मतलब, ऐसे तरह में अब जो सर्वे होगा तो गैर मजरूआ मालिकाना हक हटा के वहां पे जो व्यक्ति कब्जा करके रखा है उसका नाम उस पे जाएगा। ठीक है, उसका नाम उस पे क्या होगा जी, जाएगा। इसके बाद सर्वे 2 आधार पर होगा, सर्वे 2 आधार पर होगा। ठीक है, टाइटल और पोजेशन सर्वे, यानी सर्वे 2 आधार पर होगा, टाइटल और पोजेशन सर्वे। ठीक है, ये 2 आधार पर होगा, एक टाइटल दूसरा पोजेशन के आधार पर होगा। जमीन का टाइटल फिक्स करना सरकार के अंदर नहीं है, हालांकि प्राथमिक तौर पर यह सर्वे में तय करना होगा कि इस जमीन पर टाइटल किसका है। यानी टाइटल कहने का मतलब कि इस जमीन का मालिकाना हक किसका है। जैसे कहने का मतलब ए के नाम से एक खाता खोल दिया हम बहुत पहले, अब ए के लड़का क्या हो गया कि बी हो गया, बी का लड़का क्या हो गया कि सी हो गया, सी का लड़का क्या हो गया कि डी हो गया। अब ये सारे लोग ए बी सी ये सारे क्या कर गए हैं कि नहीं रहे। अब डी जो बचा है तो डी के नाम पे तो खतियान है नहीं कि, तो अब क्या करेगा कि ये इससे अब क्या करेगा कि ये कहेगा कि अब वंशावली बनवाइए। एक वंशावली जो होता है जो खानदान को बांटता है, ठीक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताता है शेड्यूल बनाकर, जैसे ए का लड़का बी, बी का लड़का सी, सी का लड़का डी। इसी को कहते हैं हम क्या, पंजेशन है, टाइटल फिक्स करना। यानी टाइटल ये फिक्स हो गया ना कि ए का लड़का जो है बी है, बी का लड़का जो है सी है, सी का लड़का क्या है डी है। ठीक है, तब फिक्स करना सरकार के अंदर, की प्राथमिक तौर पर यह सर्वे तय करना होगा कि जमीन टाइटल किसका है। साथ ही सर्वे में पोजीशन भी देखना होगा कि जमीन का टाइटल और कब्जा एक ही व्यक्ति के नाम है या नहीं। अब साथ ही ये तो हो गया कि मान लें कि ये हमारे खानदान की जमीन हो गई। अब दूसरी चीज सरकार ये देखेगी कि इस पे कब्जा किसका है, इस जमीन पे कब्जा किसका है। इस जमीन पे सरकार ये दूसरी देखेगी, जमीन पर कब्जा का आधार क्या होना चाहिए। जमीन पर कब्जा का आधार क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जमीन पर कब्जा का आधार क्या होना चाहिए। तो जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो सर्वे में देखा जाएगा कि उसका आधार क्या है। तो उस व्यक्ति को देखा जाएगा कि आखिर ये जो सर्वे, ये जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया है तो किस आधार पर किया है। ठीक है, कि कब सर्वे देखा जाएगा इस आधार पर। कोई भी जमीन अगर उसके पास आया है और वो उसके ऊपर दावा करता है तो वो
वो या तो खरीदने के बाद आया होगा या उसे गिफ्ट मिला होगा, या तो वो खरीदने के बाद उसके पास जमीन आया होगा या तो गिफ्ट मिला होगा, या विरासत में उसे मिली होगी या तो विरासत में उसे मिला होगा। तीनों में से कोई भी एक माध्यम जमीन पर स्वामित्व के लिए लोगों को दिखाना ही होगा, यानी कि कोई भी तीनों में से कोई भी चीज, कोई भी इसका डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाना होगा कि हम खरीद के लाए हैं या हमको गिफ्ट मिला है या क्या कहते हैं उसको विरासत में हमको मिला हुआ। तो इसके लिए हमको दस्तावेज दिखाना ही होगा। इसके लिए जरूरी कागजात सर्वे के दौरान पेश करना होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जरूरी कागजात सर्वे के दौरान पेश करना ही होगा। ठीक है। दान के माध्यम से मिले जमीन के लिए क्या प्रावधान है? लोगों का कहना है कि अगर किसी से हमने दान ले लिया है जमीन या किसी को दान दे दिया है तो क्या वो सर्वे में हमारे नाम पे आ जाएगा? अगर मान ली कि हम किसी से दान ले लिए तो क्या वो सर्वे में हमारे नाम पे आ जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि दान के माध्यम से मिली जमीन के लिए क्या प्रावधान है। तो दान के माध्यम से कई लोगों के जमीन मिले होते हैं। कई जगहों पर इसे लेकर लोग के पास कई कागजात नहीं होते हैं। कई दान के माध्यम से कई लोगों को जमीन मिले होते हैं जिससे कई जगहों पर इसे लेकर लोगों के पास कोई कागजात नहीं होती है। ऐसे में दान करने वाले परिवार के पाले में ही पूरा तरह से मामला चला जाता है। ऐसे में दान करने वाले परिवार के पाले में ही पूरी तरह से मामला चला जाएगा। अगर वो परिवार अपने आप को उस जमीन से अलग कर लेता है तभी दान में मिले जमीन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को मिल सकता है। यानी कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने दान किया, जैसे मान ली कि ए व्यक्ति ने जमीन किसको दान किया, तब बी को दान किया। किसको दान किया जी? तो बी को दान किया। तो मान ली कि ए व्यक्ति ने बी को दान किया है, तो अगर मान ली कि हम ए दान कर दे बी को और फिर इस पर दावा नहीं कर रहा है कि ठीक है इसने कहा कि हम दान कर देते हैं, हम इस जमीन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तब देखा जाएगा कि ये जमीन किसके पास है, तो उसके नाम पे चढ़ जाएगी। अगर ये ए व्यक्ति फिर दावा कर जाए कि नहीं हम जो भी है हम दान में जमीन नहीं दिए हैं, तो ये दावा कर दे रहा है, तो बी से कट के फिर वापस ए में चलाएगा। ठीक है, दान के जमीन में। अन्यथा उससे जुड़े कागजात दिखाने होंगे, या अगर वो कागजाती दान हुआ है तो बी को कागज दिखाना होगा कि ये कागजाती हमको दान मिला है। अगर मुंह से अगर जुबानी दान दिया गया तो ए का अधिकार होता है कि वो वापस ले सकता है क्योंकि उसके पालने में है। हिंदू लॉ में ओरल डोनेशन का कोई प्रावधान नहीं। हिंदू लॉ में ओरल यानी कहने का मतलब जुबानी दान का कोई प्रावधान नहीं है। अगर डोनर फैमिली बात से हट जाए तो लोगों का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर जो डोनर किया है, यानी जैसे ए डोनर किया बी को, तो बी अगर फैमिली हट जाए, बात से हट जाए, तो समस्या का सामना करना बी को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बी को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है कि बिहार से बाहर रहने वाले लोग इस सर्वे से कैसे ले सकते हैं हिस्सा। बिहार से अगर बाहर रहने वाले लोग इस सर्वे का कैसे ले सकते हैं, इस सर्वे में कैसे ले सकते हैं हिस्सा? तो वैसे लोग जिनके जमीन बिहार में है लेकिन वो बिहार में नहीं रहते, जिनके जमीन बिहार में है तो लेकिन वो बिहार में नहीं रहते हैं, ठीक है, कहीं और राज्य में शिफ्ट हो गए, उनके लिए फिजिकली उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने एक पोर्टल भी बनाए हैं, वो अपने टाइटल के पेपर उस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जहां तक बात है प्लॉट पर पोजीशन साबित करने के लिए, तो वो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। जहां तक ये पोर्टल पे क्या कर सकते हैं कि अपना टाइटल पेपर पोर्टल पर अपलोड करेंगे, और जहां तक बात आती है कि साबित करने के लिए जमीन, तो पावर ऑफ अटर्नी यानी घर पे कोई हो, कोई सदस्य हो या किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया गया हो। ये पावर ऑफ अटर्नी का नाम मतलब जैसे हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, जैसे हमारे चाचा रह रहे हैं, तो हम चाचा को क्या करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी बना देंगे कि चाचा जी ये लीजिए जमीन और आज से आप ही जोतिए बोइए, और इस पर सिर्फ बंटवारा करने का या कोई भी ठीक करने का हक आपका होगा, लेकिन मालिकाना हक जो होगा ये हमारा ही रहेगा। सिर्फ आप बंटवारा इस पे कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं ज़मीन को कि हाँ ये ज़मीन उनका है, लेकिन मालिकाना हक जो रहेगा वो हमारा ही रहेगा। इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अटर्नी। अगर पोजीशन में परेशानी है तो उन्हें एक बार उस जगह पर जरूर आना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने उस पर दावा कर दिया कि नहीं ये जो ज़मीन है ये गलत है, उनका नहीं है, तो आपको वहाँ पे आना ही होगा। ठीक है, अगर पोजीशन में परेशानी है तो उन्हें एक बार उस जगह पे
जरूर आना होगा। विवादित मुद्दे में लोगों को आना ही होगा। विवादित मुद्दा अगर कहीं है किसी जमीन पे तो उसमें ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, आपको आना ही होगा। लेकिन अगर जमीन पर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो बिना आए भी उसे पूरा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लेकिन अगर जमीन पर कोई विवाद नहीं है तो वो बिना आए भी इस पूरा कर सकता है, यानी इस सर्वे को पूरा कर सकता है। यानी जमीन पे कोई विवाद नहीं है तो बिना आए हुए भी इस सर्वे को पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जिनका कागजी बंटवारा नहीं हुआ उनके लिए क्या है प्रावधान। माने कि जिनका कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, ओरल बंटवारा हो गया है, जैसे मान लें कि ए बी सी 3 भाई हैं, तो ये आपस में क्या कि ये जो जमीन है तीनों के दादा परदादा के नाम से है। ये आपस में क्या कि ए को 1 प्लॉट मिल गया, बी को 2 प्लॉट मिल गया और सी को 3 प्लॉट मिल गया। ये सिर्फ ओरल बंटवारा कर लिए, कागजी बंटवारा नहीं किए। तो कह रहा है कि जिन लोगों का कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, आपसी सहमति से, पंचायत से या अन्य माध्यमों से बंटवारा किया गया है, सरकार ने इसके लिए वंशावली का सिस्टम बनाया है। सरकार ने इसके लिए क्या किया है कि वंशावली का सिस्टम बनाया है। खतियानी जिनके नाम से है वहां से लेकर अब तक की वंशावली का निर्माण कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी खतियान जिनके नाम से वहां से लेकर, मान कि एक खतियान के नाम का ए है, ए जो है खतियान का नाम खुला हुआ है, तो यहाँ तक जो भी जेड तक जाएगा तो जेड तक वो हमको क्या बनाना पड़ेगा, वंशावली का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, खतियान जिनके नाम से है वहां से लेकर अब तक का वंशावली निर्माण कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे हालात में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे हालात में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो बंटवारा नहीं किए लेकिन वंशावली बना लिए तो खतियान के हिसाब से आपसी सहमति से उस जमीन पे विवाद नहीं होना चाहिए, तभी भी वो बंटवारा वो भी क्या हो सकता है, सर्वे हो सकता है। लेकिन अगर किसी तरह का कोई विवाद है और कोई भी पक्ष हिस्से को लेकर दावा करता है तो बिना कागजी बंटवारे में समस्या हो सकती है। बिना कागजी बंटवारे का समस्या हो सकती है। अगर कोई भी पक्ष अपने हिस्से को लेकर दावा कर दे तो बिना कागजी बंटवारे का समस्या हो सकती है और विवाद अदालत तक पहुंच सकता है। और विवाद को क्या किया जा सकता है, अदालत तक विवाद पहुंच सकता है। ठीक है, इसके बाद जमीन एक्सचेंज या बदलने करने के लिए क्या है प्रावधान। यानी जमीन को एक्सचेंज या बदलने का क्या है प्रावधान। तो जमीन एक्सचेंज या बदलने के केस में भी अगर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति है तो फिर कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा। सरकार उसे वैलिड कर देगी और नए कागजात बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी एक पक्ष इस बात से पीछे हट जाता है तो समस्या बढ़ सकती है। यानी कहना है जमीन एक्सचेंज या बदलने की प्रक्रिया या प्रावधान क्या है। तो जमीन एक्सचेंज या बदलने के केस में भी अगर दोनों पक्ष की तरफ से सहमति है तो समस्या का सामना नहीं करना होगा। अगर सरकार उसे वैलिड कर देगी और सरकार उसे क्या कर देगी जी, वैलिड कर देगी और नए कागज बन जाएंगे और इससे क्या होगा कि नए कागज बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक पक्ष इस बात से मुकर जाता है कि नहीं, हमें इस जमीन को एक्सचेंज नहीं करेंगे, हमको वही जमीन चाहिए, तो फिर से हमको क्या होना, पीछे हटना पड़ेगा और समस्या बढ़ सकती है हमारी। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या कृषि योग्य भूमि और अन्य जमीन के सर्वे में कोई अंतर होगा। क्या कृषि योग्य जमीन और अन्य जमीन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि घर जहाँ पे बने, डी बस की जमीन हो गया, कृषि योग्य जमीन हो गया, बहुत तरह की जमीन है, तो क्या ये सर्वे में कोई अंतर होगा। तो नहीं, दोनों ही जमीन का सर्वे एक ही तरह से किया जाएगा। दोनों ही जमीन का सर्वे आपको एक ही तरह से किया जाएगा। इसमें फर्क यह है कि जमीन बसने योग्य जमीन के प्लॉट छोटे होंगे क्योंकि उसका एरिया कम होगा, तो उसकी माप छोटी इकाई से होगी। यानी कहने का मतलब जो बसने योग्य कहने जो घर बनाने योग्य जो जमीन होता है उसकी एरिया क्या होती है, छोटी होती है, तो उसकी माप जो होगी छोटी मशीन से होगी, छोटी इकाई से होगी। लेकिन सर्वे का तरीका एक ही होगा। क्या होगा जी, एक ही होगा। ठीक है, लेकिन सर्वे का तरीका एक ही होगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।